GA38 तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, लारिसा ने फुसफुसाते हुए कहा, कि किसी को भी यह न बता देना कि हम तीनों अब डबल टेमर बन चुके हैं। लूना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अचानक एक हल्की सी रोशनी ने दोनों लड़कियों को घेर लिया, जो इतनी क्षणिक थी कि उसे लैंप की टिमटिमाहट समझा जा सकता था। लारिसा ने बनावटी आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, जबकि उसके चचेरे भाई बहन उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, जैसे अचानक उन्हें सब समझ आ गया हो। ओह, लारिसा ने हाथ से मुंह ढकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हम सब एक जैसे ही हैं। लियोरा ने अपने खाली कप की ओर देखा, ये पे क्या तुमने अभी? लूना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम्हें औषधि दूं? लारिसा ने खुशी से पूछा। बेशक, आखिर हम परिवार हैं। लेकिन लियोरा ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पिता चाहते थे। लेकिन तुम्हारी दादी तो जरूर खुश होंगी, लारिसा ने भरोसा दिलाया। एशियनवे परिवार में महिला डबल टेमर्स का समर्थन किया जाता है ना? तुम नहीं समझते, मेरी दादी लूना की हालत भी बेहतर नहीं थी। परिवार में बचे हुए कुछ ही पुरुष, मेरे पिता तो, लूना ने धीरे से कहा। उन्हें पता चलने की जरूरत नहीं है, लारिसा ने आंख मारते हुए कहा, तब तक नहीं जब तक कुछ करने में बहुत देर न हो जाए। दोनों लड़कियां चुप हो गईं, ये सोचकर कि अभी अभी क्या हुआ था, क्या बहुत देर नहीं हो चुकी थी। उनके भीतर की जंगली प्रवृत्ति जाग उठी। क्यों? लियोरा ने आखिरकार पूछा। क्योंकि हालात बदलने ही होंगे, लारिसा ने जवाब दिया, और पहली बार उसका चेहरा गंभीर हो गया। हम ये साबित कर सकते हैं कि हम भी मूल्यवान निवेश है। निवेश? लूना ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। ओह हाँ, लारिसा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। भविष्य के लिए, एक ऐसा भविष्य जो बहुत ही दिलचस्प चीजों का वादा करता है, खासकर अब जब चमकते मशरूम वाले एक लड़के का भी इसमें हाथ है। लारिसा, लियोरा ने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी चचेरी बहन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब, लारिसा ने उत्साह से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप दूसरे साथी के रूप में किन जानवरों को पसंद करेंगे? दोनों लड़कियां उसके विषय को सहजता से बदलने पर अवाक रह गईं, लेकिन लारिसा ने और भी चौड़ी मुस्कान बिखेरी। क्या? उसने बनावटी मासूमियत से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी दूसरा जानवर पालने का सपना ही नहीं देखा? मेरे पास कई विचार हैं। उसकी खनिज परी हंसमुख होकर चमक उठी और संभावनाओं को गिनने लगी, जिससे उसके चचेरे भाई बहन अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक साधारण कप चाय से उनका जीवन कैसे बदल गया। 50 और, रेन ने आदेश दिया। उसकी मशरूम अत्यधिक खुशी से लाल और पीले रंग में चमक रही थी। लेकिन हमने तो पहले ही 100 कर लिए हैं, मिन ने कांपते हाथों से शिकायत की। ओह, रेन ने लिन की तरह ही अजीबोगरीब मुस्कान के साथ कहा, तो तुम चाहते हो कि उनकी संख्या 100 और हो जाए? नहीं, 3 आवाजों ने एक साथ जवाब दिया। अपने दोस्तों को तकलीफ झेलते देख रेन ने कहा, मास्टर लिन को आप पर गर्व होगा। आप शिकायत न करने का महत्व सीख रहे हैं। तारो ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो केवल एक थकी हुई कराह ही निकाल पाया। दरवाजे पर दस्तक से यातना सत्र बाधित हो गया। रेन उसे खोलने गई तो उसे जूलियस और विक्टर मिले। मुझे लगता है तुम व्यस्त हो, जूलियस ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने तीनों लड़कों को फर्श पर लगभग पिघलते हुए देखा। बस कुछ बुनियादी प्रशिक्षण, रेन ने मासूमियत से जवाब दिया। बिच्छू के अंदरूनी हिस्सों के बारे में, जूलियस सीधे मुद्दे पर आया। चूंकि आपने उन पर मेहनत की है, तो क्या मैं उन्हें ले सकता हूं? हम कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। प्रयोग? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यिनों को उनके अगाध जीव कैसे मिलते हैं, जूलियस ने समझाया। रेन ने सिर हिलाया। बेशक, मैं आपको बचे हुए शिल्कों से क्रिस्टल भी दे सकता हूं। जरूरी नहीं, जूलियस ने सिर हिलाते हुए कहा। दरअसल, आप 10 कोर और बचे हुए क्रिस्टल अपने प्रयोगों के लिए रख सकते हैं। धन्यवाद, रेन ने आगे कहा, लेकिन फिर भी उनमें से प्रत्येक को 1 लाख माना क्रिस्टल से भरना होगा। विक्टर, जो चुपचाप सब देख रहा था, आगे बढ़ा। क्या आप बिच्छुओं के अंडों के अलावा अन्य प्रकार के अंडे बनाना जानते हैं? फर्श पर लेटे तीनों लड़कों में अचानक व्यायाम के लिए नई ऊर्जा आ गई। वे इधर उधर देखते हुए और ठंडे पसीने से तरबतर होकर संदिग्ध तीव्रता के साथ हिलने डुलने लगे। हाँ, रेन ने लापरवाही से जवाब दिया। बिच्छू ही नहीं, कीड़ा भी। उसके मशरूम धीरे धीरे धड़क रहे थे, जबकि वह इस बात का जिक्र करने से बच रहा था कि वह सोने की अंगूठी एक तक लगभग किसी भी प्रजाति का निर्माण कर सकता है। जूलियस ने देखा कि रेन के दोस्तों ने अचानक अभ्यास में फिर से अपना प्रयास दोगुना कर दिया, मानो वे पूछताछ से बचने के लिए बहुत व्यस्त दिखना चाहते हों। मैं समझ गया, विक्टर ने धीरे से कहा और रेन की ओर एक और कदम बढ़ाया। जूलियस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें अभी उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। विक्टर ने अनिच्छा से सिर हिलाया।
हालांकि उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक स्पष्ट झलक थी। अच्छा, जूलियस मुस्कुराया, जानकारी के लिए मैं बाद में आपके लिए एक उपहार लाऊंगा। मुझे उस भावी नए रईस से बहुत उम्मीदें हैं जिसने आखिरी बीज खोला है। उसने उन तीनों लड़कों की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा जो अभी भी उन्मादपूर्वक व्यायाम कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब आपको अपने प्रशिक्षण पर वापस लौट जाना चाहिए। ओह हाँ, रेन ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा, जिससे वे सिहर उठे। हम कहाँ थे? हाँ, 100 बार और दोहराना है। विरोध की आहें उसके कानों को संगीत जैसी लग रही थीं। जैसे ही राजकुमार पीछे हटे, उन्हें रेन की खुशी से गिनती सुनाई दी। 1 और तेज 2। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पर्याप्त कष्ट सहना पड़ रहा है। निश्चित रूप से लिन का छात्र है, जूलियस ने धीरे से हंसते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि उसे और भी कई तरह के अंडे बनाना आता है? विक्टर ने उनके जाते हुए पूछा। ओह, मुझे लगभग यकीन है, जूलियस मुस्कुराया, लेकिन अभी के लिए उसे कुछ राज छिपाने दे ताकि नई टीम उन्हें खोज सके। तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो, रेन मुस्कुराया जबकि उसके मशरूम खुशी से धड़क रहे थे। मिन, तारो और लियू तुरंत बेहोश हो गए। कमरे में उनकी बेचैन सांसों की आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी। जानते हो, रेन उनके पास बैठ गया। अपने दोस्तों को यातना देने के बावजूद उसकी आवाज में आश्चर्यजनक उत्साह था। यहाँ आने से पहले मैं वांडरिंग किन की किताब पढ़ा करता था। मैं हमेशा सोचता था कि दोहरी शक्ति प्राप्त करने वाली जादुई दवाएं किसी दूर और रहस्यमयी जगह पर होंगी। और वे लगभग शहर के मध्य में पहुंच गए। रेन ने धीरे से हंसते हुए कहा, बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे। क्या विडंबना है, लियू ने फर्श पर बैठे बैठे बुदबुदाया। दरवाजे पर दस्तक से वो क्षण भंग हो गया। झाओ और लिन कई पैकेट और सामान लेकर अंदर आए। क्या तुमने इन्हें तोड़ दिया? तीनों लड़कों को फर्श पर लेटे देखकर लिन मुस्कुराए। बस कुछ बुनियादी प्रशिक्षण, रेन ने उसकी आवाज की नकल करते हुए जवाब दिया। यह मेरा छात्र है, लिन ने सहमति में सिर हिलाया। रेन उन सामग्रियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा जबकि उसके दोस्त चलने फिरने की क्षमता वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगभग सब कुछ मिल गया, झाओ ने बताया, लेकिन हमें रैप्टर का कोर या लियू का हाइना वाला कोर नहीं मिला। उनके पास पूरे नमूने नहीं थे और वे पहले ही कोर को महल में भेज चुके थे। लिन ने आगे कहा, हमें कुछ चांदी के रैंक वाले पुर्जे भी खरीदने पड़े। उनके पास स्टॉक में केवल उच्च गुणवत्ता वाले पुर्जे थे, जिन्हें लगभग कोई नहीं खरीदता। उन दो दुर्लभ जानवरों के पुर्जों के लिए हमें कुल मिलाकर 1 लाख रुपये खर्च करने पड़े। कोई बात नहीं, रेन ने सिर हिलाया, जबकि उसके मशरूम फड़क रहे थे। मेरे पास अभी कुछ खाली कोर है, मैं वो दोनों बना सकता हूँ। हालांकि, उसने मुंह बनाया, मेरे पास टेंटेकल्स कम पड़ रहे हैं। उस बारे में, झाओ मुस्कुराया, चिंता मत करो। आखिरी भ्रमण नजदीक है। सेमेस्टर का तीसरा संग्रह, खैर तुम्हारे मामले में दूसरा, मेरी यूनिट की अंतिम परीक्षा। फिर से तुम्हारा इलाका। रेन के मशरूम और भी तीव्र गति से धड़कने लगे। बिल्कुल सही, झाओ ने सिर हिलाया। और आपने जो कुछ भी दिखाया है, उससे आप निश्चित रूप से सम्मान के साथ उत्तीर्ण होंगे। रेन ने आवश्यक प्रतीकों को तैयार करते हुए सामग्रियों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अंतिम परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उसने पहला पैटर्न बनाते हुए धीरे से कहा। लिन ने अपने छात्रों के काम को देखा, उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। जमीन पर लेटे तीनों लड़के आखिरकार उठने लगे, उनकी मांसपेशियां इस कोशिश से दर्द कर रही थीं। अकादमी के ऊपर सूरज डूब रहा था, उसकी आखिरी किरणें खिड़की से कमरे को रोशन कर रही थीं। जल्द ही परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन फिलहाल, इस पल में, सब कुछ अपनी जगह पर सही सलामत लग रहा था। रेन लगातार रून बना रहा था, उसके मशरूम धीरे धीरे धड़क रहे थे और वह अकादमी में आने के बाद से घटी हर बात के बारे में सोच रहा था। असंभव विकास, रूपांतरण, औषधि, पैतृक बीज, और ये तो बस शुरुआत थी। क्या आप अपने व्यायाम के लिए तैयार हैं? लिन ने पूछा। रेन ने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो अब उसकी बदौलत दोहरी महारत हासिल कर चुके थे। उसने अपने शिक्षकों की ओर देखा, जो उसकी कम उम्र के बावजूद उसके ज्ञान पर भरोसा करते थे। उसने उन प्रतीकों को देखा जिन्हें वो उकेर रहा था, ऐसे प्रतीक जिन्हें कोई और नहीं जानता। मुस्कुराते हुए उसके मशरूम एक बार फिर फड़कने लगे। हमेशा। खंड 1 का अंत। यिनो में परिषद कक्ष उसकी विचारधारा का एक सटीक प्रतिबिंब था, अंधकार में, व्यवहारिक और गंभीर। काली पत्थर की दीवारों ने बैंगनी क्रिस्टलों से आने वाली रोशनी को सोख लिया, जिससे ऐसी परछाइयां बन गई जो मानो अपनी मर्जी से हिल रही हो। दृष्टि के किनारों पर अंधेरा ऐसे मरोड़ रहा था और मरोड़ रहा था मानो जीवित हो। जादुई काले क्रिस्टल से बनी एक गोलाकार मेज के चारों ओर 6 आकृतियां बैठी थीं। इस सामग्री को विशेष रूप से इसलिए चुना गया था क्योंकि इसमें अगाध ऊर्जा को अवशोषित और समाहित करने की क्षमता थी,
जिससे किसी भी जानवर के लिए बैठकों की जासूसी करना लगभग असंभव हो जाता था। राजा मुख्य आसन पर विराजमान थे, उनका चेहरा आंशिक रूप से छाया में छिपा हुआ था और वे मेज पर बिखरे हुए नक्शों का अध्ययन कर रहे थे। उनकी उपस्थिति से मानो वातावरण और भी भारी और दमनकारी हो गया था। मुझे स्थिति समझने दीजिए, वो धीरे धीरे उठा। ऐसा लग रहा था मानो परछाइयां उसके साथ साथ फैल रही हो, मानो वे उसके शरीर का ही विस्तार हो। वो मेज के चारों ओर घूमने लगा, उसके कदमों की गूंज पत्थर पर जानबूझकर डाले गए वजन के साथ सुनाई दे रही थी। 2 सप्ताह हो गए, येनो के राजा ने वेनमोट परिवार के मुखिया को देखते हुए कहा। इस हेरोल्ड नाम के लड़के से 2 सप्ताह से कोई खबर नहीं मिली। क्या तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं कर रही? दबाव के बावजूद लॉर्ड वेनमोट ने अपना दृढ़ रुख बनाए रखा। महोदया, हमने जो प्रशिक्षण दिया था वह यथासंभव कठोर था। अगर उसने रिपोर्ट नहीं की है तो इसका कारण यही होगा कि वो अधिकतम सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। प्रोटोकॉल? राजा के दाहिनी ओर बैठे युवराज ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। या फिर आपने अपने एजेंट पर से नियंत्रण खो दिया? आखिरी कुर्सी पर बैठी एक लड़की आगे की ओर झुकी, मानो वो लॉर्ड वेनमोट की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से देखना चाहती हो, लेकिन राजा ने हाथ उठा दिया। वो तुरंत सीधी हो गई और एक मूक दर्शक के रूप में अपनी जगह पर लौट आए। हेरोल्ड को हमारे परिवार ने व्यक्तिगत रूप से संशोधित किया है, वेनमोट ने आगे कहा। उसके अगाध जीव का हमने पूरी तरह से अध्ययन किया है और उसे मिशन के अनुरूप ढाला है। संभव है कि वह भूमिगत हो, कुंजी का परिवहन कर रहा हो और अपनी स्थिति उजागर किए बिना संदेश भेजने में असमर्थ हो। वेनमोट की व्याख्या को अनसुना करते हुए राजा ने लॉर्ड ब्लिडविन की ओर रुख किया। तुम्हारे हिस्से का क्या? हमने पशु साधना पर वो अध्ययन पूरा कर लिया है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी, ब्लिडविन ने जवाब दिया। लड़की एकदम सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। और तुम्हें लगता है कि सिर्फ इससे मैं शैडो स्टॉकर के साथ तुम्हारी विफलता को भूल जाऊंगा? राजा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। वे मानव भक्षक जो हमारे अंतिम बीज को शीघ्र मुक्त करने में हमारी मदद करने वाले थे? ब्लिडविन तनाव में आ गया। मेरे स्वामी, भाड़े के सैनिक कभी वापस नहीं लौटे। उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन वे अवश्य ही। मैं तुम्हारे बहाने दोबारा नहीं सुनना चाहता। ये तो हास्यास्पद है कि अपने बीज को गति देने की कोशिश में हमने गलती से यानो के बीज को गति दे दी। राजा ने उसे बीच में ही रोक दिया। हमने अपने रसातल के लिए इतना कुछ लेकर अपनी नियंत्रण नस से उसका माना निकाल लिया, लेकिन अब हम अपने बीज के साथ इस प्रक्रिया को दोहरा नहीं सकते। एकमात्र संभव तरीका माना भक्षकों के झुंड का उपयोग करना था, है ना? ये सिद्धांत तर्कसंगत लगता है, ब्लिडविन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए मानव भक्षक न होते, अगर हम ऐसा कर पाते। तुम दोनों नाकाम रहे, बस इतना ही, तुम दोनों ही नाकाम रहे। और यानो के आखिरी बीज के निकलने की जानकारी उनसे पहले होने का फायदा उठाने के बजाय तुमने हमें सिर्फ बेकार की रिपोर्टें दी, बहाने बनाए, राजकुमार ने गुस्से से कहा। अंततः राजा ने लॉर्ड रेवेंसपायर की ओर रुख किया। और वे बिच्छू जो मैंने मांगे थे? लड़की अपनी सीट पर असहज होकर हिलने लगी, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन राजा ने फिर से एक इशारे से उसे चुप करा दिया। हेगन ने मिट्टी के नीचे की काफी हद तक मानचित्रण कर लिया था, रेवेंसपायर ने सावधानीपूर्वक जवाब दिया। हालांकि वो कोई कोर प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी उसका योगदान महत्वपूर्ण था। ये नक्शे, राजा ने बेजान हंसी हंसते हुए इशारा किया। हमारे पास नक्शे तो है, लेकिन यानो को अब पता चल गया है कि हम गहराई से घुसपैठ कर सकते हैं और कुछ हद तक अगाध जल पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें आपके मशहूर भाड़े के सैनिक की बदौलत मिली है। क्या आप जानते हैं कि इससे हमारी योजनाओं में कितने साल की देरी हुई है? मेरे स्वामी, रेवेंसपायर आगे झुकते हुए बोले, यदि आप मुझे समझाने की अनुमति दें। शायद हेगन ने ऑपरेशन को सर्वोत्तम तरीके से अंजाम नहीं दिया, लेकिन उसने स्वयं राज्य और आपके प्रति अपनी वफादारी के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर अपना शरीर बलिदान कर दिया। उसने हमें कुछ और खोजने में मदद की, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल सकता है। राजा की दिलचस्पी स्पष्ट रूप से जागृत हो गई। क्या? तीसरा जानवर प्राप्त करने का एक सुरक्षित तरीका। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, वो एकदम गहरा था। ऐसा लग रहा था मानो अथाह गहराई के क्रिस्टल भी अपनी चटकने की आवाज को दबा रहे हों। असंभव, राजकुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। इतनी जल्दी? हेगन ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है, रेवेंसपायर ने आगे कहा। एक तरीका है, लेकिन ये तभी संभव हो पाया क्योंकि उसके पास पहले से ही स्वर्ण श्रेणी का जानवर है। फिर भी हम कर सकते हैं। और वो नष्ट नहीं हुआ, कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं है, राजा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अगर आपकी बात सच है तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है, रेवेंसपायर ने आश्वस्त किया। उसके जैसे शक्तिशाली प्रशिक्षकों के लिए ये प्रक्रिया सुरक्षित प्रतीत होती है। हमें बस उसे थोड़ा और देखना होगा और आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी।
लड़की अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, उसकी आंखें चमक रही थीं। राजा ने कुछ पल उसे देखा और फिर सिर हिलाया। क्या ये सच है? उसकी बचकानी आवाज कमरे के माहौल से अजीब तरह से मेल नहीं खा रही थी। क्या हम पहले से ही 3 जानवर रख सकते हैं? बैठ जाओ, सेल्थिया, राजा ने कोमल स्वर में आदेश दिया। लड़की ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी दबी हुई उत्तेजना झलक रही थी। नई जानकारियों को समझाओ, राजा ने रेवेनस्पायर से कहा। सभी जानकारियों को। जब राजा को अधिकांश स्पष्टीकरण समझ आ गया, तो उसने हाथ उठाया। अंत में वो वेनमोट की ओर मुड़ा। क्या गोल्डक्रेस्ट ने कुछ सूचना दी है? वेनमोट स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गए। हमारे सहयोगियों के साथ स्थिति जटिल हो गई है। जटिल? राजकुमार आगे की ओर झुका। ब्लेडविन के भाड़े के सैनिकों द्वारा क्लेन लड़के का अपहरण करने के प्रयास में विफल होने के बाद वेनमोट ने सावधानीपूर्वक अपने शब्दों का चयन किया। गोल्डक्रेस्ट ने हमारे तरीकों के प्रति अपनी असंतोष व्यक्त किया है। असंतोष? राजा ने धीमी आवाज में दोहराया, हालांकि उनके लहजे में एक छिपा हुआ खतरा था। वे हमारी पेशेवर रवैये की कमी की शिकायत करते हैं, वेनमोट ने आगे कहा। योजना ये थी कि क्लेन के अपहरण को यानों में बातचीत के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिससे शहरों के बीच खुला संघर्ष तेज हो जाए, लेकिन यह नाकामयाबी रही। इससे यानो और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। राजा ने अपनी बात पूरी की। उन्हें हेरोल्ड की घुसपैठ में मदद करने के लिए मनाना ही काफी मुश्किल था, वेनमोट ने आगे कहा। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि कैसियन ने अपने पिता के बजाय खुद ये काम अपने हाथ में लिया। युवा गोल्डक्रेस्ट, राजा ने धीरे से कहा, हमेशा से बूढ़े वाले से अधिक साहसी। उनका संवाद अनियमित हो गया है, जिससे हेरोल्ड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वेनमोट ने निष्कर्ष निकाला। ऐसा लगता है कि उन्हें डर है कि हमारे अपरंपरागत तरीके उन्हें बेनकाब कर सकते हैं। राजा कुछ क्षण के लिए मौन रहे। अंत में उन्होंने कहा, मैं इसे संभाल लूंगा। गोल्डक्रेस्ट को यह समझना होगा कि वे पहले ही इसमें काफी हद तक शामिल हो चुके हैं, अब संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। महाराज, वेनमोट ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, आपकी योजना क्या है? पेशेवरता के बारे में उनकी बात सही है, राजा ने फिर बीच में टोकते हुए कहा। शायद अब उन्हें यह दिखाने का समय आ गया है कि यिनो वास्तव में पेशेवर तरीके से कैसे काम करता है। उन शब्दों के साथ आए मुस्कान ने सेल्थिया को भी अपनी सीट पर थोड़ा सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। अब राजा ने अपना ध्यान रेवेनस्पायर की ओर मोड़ा। हेगन को लाओ, मैं जानना चाहता हूं कि वो अब वास्तव में क्या है। तीनों सरदार उठे और प्रणाम करने के बाद चले गए। राजा को उनके बेटे और लड़की के साथ वहीं छोड़ दिया। क्या मैं ये देखने जा सकती हूँ कि वे हेगन को कब लाते हैं? सेल्थिया ने तुरंत पूछा। नहीं, राजा ने उत्तर दिया। रेन ने झाओ के छलावरण रैप्टर कोर पर अंतिम प्रतीकों को उकेरा, जबकि उनकी अन्य परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में थीं। लिन की पैंथर छिपकली लाल रंग से चमक रही थी, लियू का बंशी हाइना हरे रंग की किरणें उत्सर्जित कर रहा था, और मिन का अदृश्य उभयचर, खैर, वो तो कभी कभी गायब होने लगा था। केवल एक ही पूरा अंडा लावारिस रह गया था। चलो भी, रेन ने टैरो की ओर देखा, जो कांस्य श्रेणी के डीप असैसिन के अंडे को ऐसे देख रहा था मानो वो उसे काट लेगा। यह उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। बुरा नहीं है, मिन हंसी। देखो, जब उसका मुंह एक विशालकाय तिनके की तरह लंबा हो जाएगा तो क्या होगा? हत्यारे अपनी सूंड के लिए जाने जाते हैं, लियू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सोचो, ऐसी सूंड से चाय पीना कैसा होगा? लियू ने एक अतिरंजित हावभाव दिखाया, जैसे कि वो काल्पनिक रूप से लंबे मुंह से घूंट ले रही हो, जिससे मिन जोर से हंस पड़ी। उनकी बात मत सुनो, रेन ने आह भरी। कीड़े के गुण शुरू में इस तरह प्रकट नहीं होते। तुम्हारे पास अभी अवशोषण की क्षमता भी नहीं होगी। ये सिर्फ लौह स्तर की क्षमता है, पूर्ण डीप असैसिन नहीं। टारो अविश्वास भरी निगाहों से अंडे को देखता रहा। क्या तुम सच में आश्वस्त हो? बिल्कुल, रेन ने सिर हिलाया। अभी तुम्हारे पास सिर्फ पंजे और कवच होंगे। जब तुम जीवन शक्ति को सोखने की क्षमता विकसित कर लोगे, तो तुम उसे इनके जरिए इस्तेमाल करोगे। जब तक तुम यूनो नहीं जाओगे, तुम्हारा मुंह सूंड में नहीं बदलेगा। देखा, मिन मुस्कुराए। तुम्हें बस येनो जाने से बचना है और अपनी प्यारी मुस्कान बनाए रखनी है। लेकिन गंभीरता से कहूं तो, रेन ने मजाक को नजरअंदाज करते हुए कहा, फायदों के बारे में सोचो। तुम अपनी जीवित सुरंग को पूरी तरह से बुला पाओगे और फिर भी तुम्हारे पास कवच रहेगा। लेकिन क्या ये कमजोर नहीं हो जाएगा? टैरो ने पूछा। थोड़ा कम प्रतिरोधी, रेन ने स्वीकार किया, लेकिन लंबे पंजों की क्षमता और नया कवच जीवित खनिजों से सीधे लाभान्वित होते हैं। अन्य कुछ कीड़ों की तरह इस कीट प्रजाति में भी स्वाभाविक रूप से शिकार इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। यह आसानी से अपने कवच पर सामग्री चिपका सकता है। जब रेन ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया तो उसके मशरूम फड़कने लगे।
उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा आपकी सुरंग की 60% सुरक्षा बग की 30% सुरक्षा को प्रभावित करेगी। इससे आपको 2 सुरक्षा परतों पर कुल 90% सुरक्षा मिलती है। टारो ने दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया, और मैं हमेशा की तरह सिर्फ एक डिफेंडर ही रहूंगा। कीड़े का हमला 40% है। रेन मुस्कुराया, तुम्हारी सुरंग से मिलने वाली थोड़ी सी मदद को मिलाकर तुम्हारा हमला 20% के बजाय 60% हो जाएगा। हमला करते समय तुम वाकई एक बड़ा खतरा बन जाओगे। एक तिनके से दी गई धमकी, लियू ने बुदबुदाते हुए कहा, जिस पर मिन ने उसे कोहनी मारी। तो मुझे मुंह से अवशोषित नहीं करना पड़ेगा? टैरो ने आखिरी बार पूछा। यानों में रहते हुए नहीं, रेन ने आश्वस्त किया। पंजे ही तुम्हारा मुख्य अवशोषण तंत्र होंगे। सूंड एक विशिष्ट अनुकूलन है जिसमें केवल लंबा मुंह ही शामिल नहीं है। टारो ने अंडे को काफी देर तक देखा। स्पष्ट रूप से वह अपनी सौंदर्य संबंधी चिंताओं के मुकाबले इसके फायदों का आकलन कर रहा था। 90% रक्षा, उसने धीरे से कहा। रेन ने आगे कहा, और 60% हमला। और सूंड तो बिल्कुल भी नहीं, मिन हंसते हुए बोली। फिलहाल के लिए, लियू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। टारो ने आखिरकार लियू को नजरअंदाज करते हुए अंडे की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे शरीर में किसी तरह का कोई अजीब अंग विकसित होने लगे तो हम इसे ढकने के लिए बहुत बड़ी टोपियां ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, मिन ने गंभीरता से वादा किया। या फिर सजावटी फेस मास्क, लियू ने सुझाव दिया। दोस्तों, रेन ने उन्हें तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा, हालांकि उसके मशरूम मनोरंजन से फड़क रहे थे। कोई बात नहीं, टैरो ने अंडा लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि तालमेल और 90% रक्षा का यह मेल जोखिम उठाने लायक है। जैसे ही यह अनुष्ठान शुरू हुआ, तारो और उसका अंडा आपस में जुड़ने लगे और चमकने लगे। यही तो बात है, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा, सोचो कि अगर कभी तुम्हें किसी बहुत लंबे गिलास के तले से कुछ पीना पड़े तो ये कितना उपयोगी होगा। रेन, टैरो ने विरोध जताया जबकि बाकी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेन के मशरूम खुशी से फड़कने लगे और वह अपने काम पर लौट आया। 4 अंडे, 5 नए जीव, तलाशने के लिए 5 नए रास्ते। और भविष्य में केवल एक ही संभावित समस्या हो सकती है। रेन ने सभी को साधना करना सिखाया था। लियू के क्रिस्टलों को पूरी तरह अंधेरे में संसाधित करना पड़ता था। और अंधेरा करो, लियू ने अपने क्रिस्टलों को समझने की कोशिश करते हुए शिकायत की। तुम कहते हो कि पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मशरूम तो चमकते ही रहते हैं। रेन ने ध्यान केंद्रित किया, अपने मशरूमों से निकलने वाली हल्की रोशनी को बुझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसे लगा कि वह सफल हो गया है, तो वे फिर से हल्की चमकने लगते थे। माफ कीजिए, रेन ने माफी मांगी, मैं इन्हें पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता। कई असफल प्रयासों के बाद रेन को हार माननी पड़ी। मुझे लगता है कि आपको ये खुद ही करना होगा। उन्होंने इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। क्रिस्टलों को पूर्ण अंधेरे में कम से कम 1 घंटे तक छायादार जानवर के रक्त में भिगोना पड़ता था, फिर उन्हें उसी स्थिति को बनाए रखते हुए शुद्ध क्रिस्टलों से सील करना पड़ता था। सौभाग्य से, रेन के पास गुफा से शैडो स्टॉकर के रक्त और क्रिस्टल थे, जो एक दुर्लभ संसाधन थे और स्कूल में अधिक महंगे थे क्योंकि अधिकांश क्रिस्टल भूमिगत खनन के कारण पृथ्वी आधारित थे। लियू का सोनार इस काम के लिए एकदम सही साबित हुआ। वो घोर अंधेरे में भी बिना किसी समस्या के दिशा का पता लगा सकता था और उसने उस प्रक्रिया को इतनी सटीकता से पूरा किया जो रेन अपने कपटपूर्ण चमकदार मशरूमों के बावजूद हासिल नहीं कर सकता था। इसी बीच, टैरो ने सीधे कांस्य 2 में जाने के लिए अपने क्रिस्टल को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। रेन के लिए यह निवेश काफी बड़ा था, लेकिन झाओ और लिन द्वारा उसकी जरूरत की सभी सामग्री, यानी पूरे 450,000 क्रिस्टल, खरीद लेने के कारण वो वित्तीय चिंताओं के बिना अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर सका। फिलहाल उस उद्योगपति की संपत्ति सुरक्षित थी, लेकिन रेन फिलहाल केवल अपने मशरूम की खेती कर रहा था। उसने अपने हाइड्रा को रोक रखा था क्योंकि उसे क्रिस्टल को संसाधित करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता थी। मिन अपने सांप के साथ लगातार आगे बढ़ता रहा और लिन ने रेन द्वारा सिखाई गई 1000 दिवसीय विधि को अपना लिया था। जब रेन ने झाओ को इसके बारे में समझाया तो उसने टिप्पणी की, 1000 दिन की विधि महंगी है। और वो सही था, क्योंकि लिन के विपरीत उसका जानवर सिल्वर 3 श्रेणी का था। आवश्यक चांदी के 3 आकार के क्रिस्टल की कीमत 300 पॉइंट प्रति क्रिस्टल है, कुल मिलाकर 300,000 पॉइंट। समान ग्रेड की सामग्री की प्रति इकाई 300,000 पॉइंट अतिरिक्त लगते हैं, और वह इकाई केवल 100 क्रिस्टलों को संसाधित करने के लिए ही पर्याप्त है। 100 क्रिस्टलों के प्रत्येक बैच को सील करने के लिए 100,000 पॉइंट की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो झाओ ने हिसाब लगाया था, मुझे केवल आधारभूत सामग्रियों के लिए 33 लाख की आवश्यकता होगी।
साथ ही पूरी प्रक्रिया को सील करने के लिए 10 लाख की आवश्यकता होगी। रेन ने पुष्टि की, कुल मिलाकर 4,300,000। झाओ ने इतनी महंगी और लंबी प्रक्रिया अपनाने से पहले और पैसे बचाने का फैसला किया था। फिलहाल लिन, मिन, लियू और तारो की तरह वह भी धैर्यपूर्वक अपने अंडे के फूटने का इंतजार कर रहा था। और कितना समय लगेगा? मिन ने अपने उभयचर अंडे को देखते हुए पूछा, जो कभी कभी पारदर्शी हो जाता था। हर किसी का अपना समय होता है, रेन ने लकड़बग्घे के अंडे पर आकृतियां बनाते हुए जवाब दिया। तुम्हारा अंडा पहले तैयार होगा, फिर झाओ का शिकारी पक्षी। और मेरा? लियू ने पूछा। लकड़बग्घे को और समय चाहिए, रेन ने समझाया। मास्टर लिन तीसरे स्थान पर रहेंगे। जब उसके दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, रेन अंडों पर काम करता रहा। उसके मशरूम धीरे धीरे धड़क रहे थे। ये प्रक्रिया नाजुक थी, जिसमें सटीकता और धैर्य की आवश्यकता थी, लेकिन अपने दोस्तों को अपने नए जीवों का बेसब्री से इंतजार करते देख सारी मेहनत सार्थक हो गई। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। लिन रेन को घसीटते हुए अपनी सुबह सुबह की यातना भरी दिनचर्या के लिए ले गई। मैं भी? टैरो ने पूछना शुरू किया ही था कि लिन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, हाजिरी, उसने जल्दी से कहा। वे अभी भी हाजिरी लेता है और लिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वे आजकल अच्छी कक्षाएं नहीं ले रहा है। लेकिन उपस्थिति, टैरो ने जोर देकर कहा। रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण है और मेरा ग्रेड इससे प्रभावित हो सकता है। लिन ने आह भरी। ठीक है, लेकिन अंतिम परीक्षा के बाद तुम भी प्रशिक्षण के लिए आओगे। टारो स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इतना आभारी कभी नहीं हुआ था। मिन और लियू स्वाभाविक रूप से बच गए, क्योंकि शुरुआती घंटों में उनके पास अन्य शिक्षक थे। वे यान की कक्षा में आने तक यातना समूह में शामिल नहीं हुए। जब तारो कक्षा में दाखिल हुआ, तो वे पहले से ही वहां मौजूद था, अपनी मेज पर उदास चेहरे के साथ बैठा हुआ। कक्षा में आमतौर पर होने वाली हल्की फुसफुसाहट आज कुछ धीमी लग रही थी, मानो प्रोफेसर का निराशाजनक माहौल संक्रामक हो। टारो, पीछे से एक आवाज आई। वो मीरा थी। लेवल बढ़ने के बाद से टैरो ने अपने सहपाठियों के व्यवहार में बदलाव देखा था। पहले तो वे उसकी मौजूदगी पर मुश्किल से ही ध्यान देते थे, लेकिन अब हमेशा कोई न कोई उससे बात करने, सलाह मांगने और उसके समूह का हिस्सा बनने की कोशिश करता रहता था। यह एक अजीब सी अनुभूति थी। जरूरी नहीं कि अप्रिय हो, लेकिन निश्चित रूप से अजीब थी। क्या तुमने वेई में कोई सुधार देखा है? टैरो के बैठते ही मीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। रोरान द्वारा कक्षा में उसे सुधारने के बाद से वो कल से भी बदतर लग रहा है। जब उन्होंने कुत्तों का जिक्र किया, टैरो ने पूछा। हाँ, मीरा ने सिर हिलाया। रोरान के ये कहने पर कि जैसा कि रेन ने मुझसे कहा था, लोहे के दर्जे के कुत्ते जैसे जीव आमतौर पर, वे एकदम जम गया और काम करना बंद कर दिया। तारो ने ऐसा चेहरा बनाया जिससे साफ पता चल रहा था कि कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मीरा अभी रुकी नहीं थी। मुझे अंतिम परीक्षा की चिंता है, उसने आगे कहा। अगर प्रोफेसरों को भी ठीक से पता नहीं है कि सही क्या है। पास ही बैठी हान ने टिप्पणी की, वे सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने हमें जो कुछ भी सिखाया है वो गलत हो सकता है, तो हम कैसे सीखेंगे? हालांकि वेई ने जो टिप्पणी की थी वह लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, फिर भी वह अपनी सीट पर सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। रेन को ये क्लास पढ़ानी चाहिए, सोरा ने पहली पंक्ति से मुड़कर कहा, या कम से कम परीक्षा की जांच तो कर ही लें। प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर इस कदर छटपटा रहे थे मानो हर शब्द एक सुई की तरह चुभ रहा हो। आखिरकार सोरा ने अपनी बात जारी रखी, मानो उसे अपने शब्दों के प्रभाव का अंदाजा ही न हो। ऐसा लगता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में समझता है। मैं हाजिरी लगाऊंगा, वेई ने कर्कश आवाज में बीच में ही टोकते हुए उपस्थिति सूची को ढाल की तरह ऊपर उठाया। क्लाइम, ए स्टोर। हाजिरी के दौरान छात्रों ने एक दूसरे को देखा। वेई सामान्य से छोटा लग रहा था, उसका हमेशा वाला आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो गया था। फैंग, हान, यहाँ, हान ने जवाब दिया, फिर धीमी आवाज में कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि जब हम कुछ सीख ही नहीं रहे हों तो वहां मौजूद रहने का कोई मतलब है या नहीं। वेई थोड़ा कांप गया। लूना, मीरा, उपस्थित, मीरा ने जवाब दिया। परीक्षा को लेकर उसकी चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक रही थी। लारिसा, सोरा, यहाँ, सोरा ने हाथ उठाया। क्या हम रेन से पूछ सकते हैं कि? लियोरा, रोजेलिन, वेई ने यंत्रवत तरीके से बोलना जारी रखा, मानो उसने सुना ही न हो। टारो अपने प्रोफेसर को निहार रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो कक्षा में अकड़कर चलते थे, अपने ज्ञान पर आश्वस्त और अपने पद पर गर्व करते हुए। अब वो अपने पुराने रूप की परछाई जैसे लग रहे थे, मानो हाजिरी ही एकमात्र ऐसा काम हो जिसे वो अब भी पूरे यकीन के साथ कर सकते हो। हेक्टर, तारो, उपस्थित, टैरो ने जवाब दिया, ये देखते हुए कि वे नजरें मिलाने से बच रहा था।
उसे वेई के लिए थोड़ी सी दया आने लगी थी, लेकिन बस थोड़ी सी। वेई ने हाजिरी पूरी की और एकदम जम गया, मानो वो भूल गया हो कि आगे क्या करना है। वो भारी मन से अपनी डेस्क पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। अब क्या करें? मीरा ने अनजाने में अपनी नाक पर लगी पट्टी को रगड़ते हुए शिकायत की। फाइनल परीक्षा नजदीक है और हम ठीक से क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं। ऊपर से वो नए बड़े लोग जो उस घटना के बाद से अपने उबाऊ सवाल पूछना बंद ही नहीं कर रहे हैं। क्या वे अब भी तुम्हारे विशालकाय चूहे के शरीर पर मौजूद शक्ति अवरोधक काय के आवरण के बारे में तुम्हें परेशान कर रहे हैं? टैरो ने पूछा। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। मीरा ने दर्द से कराहते हुए अपनी नाक को छुआ। यह असहनीय है। अभी तक तुम्हारे गिरने का घाव ठीक नहीं हुआ है? हान ने पूछा, आखिरी शब्द पर जोर देते हुए और ऐसे लहजे में जैसे उसे उसकी कहानी पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा हो। मैं बहुत बुरी तरह गिर गई थी, मीरा ने रूखेपन से जवाब दिया। कितनी बुरी किस्मत है, हान मुस्कुराई। वे दिन भर मेरे पहनावे के बारे में मुझसे पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन कम से कम मैं किसी दरवाजे से टकराकर गिर तो नहीं गई। इसके जवाब में मीरा ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। तारो। हान ने अचानक विषय बदलते हुए अपने सहपाठी के कंधों पर हाथ रख दिया। क्या रेन ने तुम्हें मकड़ियों के बारे में कुछ बताया? हाँ, टैरो ने आलिंगन से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। बेहतर होगा कि आप उनसे खुद पूछ लें। समूह में सामूहिक रूप से एक आह सुनाई दी। जैसे कि यह इतना आसान हो। मीरा ने विरोध किया। जब वह यान की कक्षा में होता है तो लिन किसी को भी अपने पास नहीं आने देता ताकि कोई उसका ध्यान न भटका सके। और ब्रेक के दौरान उसके चारों ओर लगभग 20 लोग जमा रहते हैं, एक अन्य छात्र ने कहा। वो कभी भी किसी बात का तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाता। आप, टैरो ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दोपहर में हमारे साथ खदानों पर चल सकते हैं, बेशक अलग अलग समूहों में। क्या तुम खदानों में जाना जारी रखोगी? एक सुरुचिपूर्ण आवाज ने बीच में ही टोक दिया। लारिसा अपनी सीट से झांक उठी, अचानक उसकी दिलचस्पी जाग उठी। वेई ने पूरे दृश्य को देखा, उसके चेहरे पर दुख का भाव साफ झलक रहा था। अंततः ऐसा लगा जैसे उसने हार मान ली हो। अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, उसने धीमी आवाज में कहा। खुद से पढ़ाई करो, क्लास खत्म हो गई है। आखिरकार हो ही गया, जिन ने अशिष्टता से कहा और सिर के पीछे हाथ रखकर और कोहनी ऊपर उठाकर बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे हाजिरी क्यों लेते हैं। काय और कैस उसके पीछे दरवाजे तक गए, लेकिन कक्षा के अधिकांश छात्र टैरो के आसपास ही एकत्रित रहे। तो क्या रेन सचमुच किसी भी जानवर को स्वर्ण पदक में बदल सकता है? किसी ने पूछा। क्या ये सच है कि उसने तुम्हें और मिन को डबल समर्ण बनाया? उसे हाइड्रा कैसे मिला? वो वेई से ज्यादा क्यों जानता है? वेई ने अपना माथा मेज पर इस तरह पटका कि एक धीमी सी आवाज आई, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। मैंने ये भी सुना है कि उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल हैं, एक लड़की ने उत्साह से टिप्पणी की। और वो सामान्य से अधिक तेजी से खेती करना जानता है, दूसरे ने कहा। जब तारों पर सवालों की बौछार हो रही थी, तब मीरा और हान ने एक दूसरे को देखा। क्या ये सच है कि वो मास्टर लिन जैसे परिपक्व हो चुके जानवरों को भी विकसित कर सकता है? किसी और ने पूछा। वेई ने अपना सिर फिर से डेस्क पर पटक दिया। दोस्तों, टैरो ने समूह को शांत करने की कोशिश की। आपको उनसे सीधे पूछना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कई लोगों ने एक साथ विरोध जताया। शायद अगर तुम उसके कमरे में जाओ, लारिसा ने शरारती मुस्कान के साथ सुझाव दिया। उसे ये पसंद नहीं आएगा। टैरो ने घबराकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने सहपाठियों के दिमाग में चल रही योजनाओं को देख सकता था, जो सर्वज्ञानी के कार्यालय में गुप्त रूप से जाने की योजना बना रहे थे। वेई ने अपना सिर उठाया, लेकिन फिर से उसे लकड़ी पर ही गिरा दिया। कम से कम नजरअंदाज किया जाना तो बेहतर है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। अब वे दिन भर मेरा मजाक नहीं उड़ाते। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वे लोग टैरो से यह पूछताछ करने में व्यस्त थे कि रेन से उसके कमरे में या खदानों में अचानक मिलने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। क्या आपको यह नजर आ रहा है? टैरो के चारों ओर मौजूद समूह को देखते हुए लारिसा ने पूछा। लूना ने आंखें घुमाई और दिखावा किया कि उसे बातचीत से ज्यादा अपने नोट्स में दिलचस्पी है। क्या देखा? लारिसा मुस्कुराई और अचानक अपनी चचेरी बहन को गले लगा लिया। उदासीन होने का नाटक मत करो, ये पुराना हो रहा है। लारिसा, लूना ने विरोध किया। उसके गाल लाल हो गए और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। हम क्लास में हैं। अब और नहीं, और मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम ये स्वीकार नहीं कर लेते कि तुमने इसे महसूस किया है, लारिसा ने उसके कान के पास गाते हुए कहा। लूना ने कुछ देर और संघर्ष किया, फिर आह भरते हुए हार मान ली। ठीक है, हाँ, मैंने इसे देख लिया था।
उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। और लारिसा ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा। तारों के अंदर मौजूद वो दो राक्षस, लूना ने अपनी चचेरी बहन की ओर सीधे देखे बिना धीमी आवाज में कहा। उनके बीच के पैटर्न बहुत अच्छी तरह से बदलते हैं। यहां तक कि वह रुक गई, मानो सोच रही हो कि उसे आगे बोलना चाहिए या नहीं। और क्या? लियोरा भी बेहतर सुनने के लिए थोड़ा आगे झुकी। जूलियस की सिनर्जी से भी बेहतर, लूना ने झटपट बात पूरी की। उसकी सिनर्जी सरल है क्योंकि कम से कम उसमें एक ही तत्व का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये रेन का ही काम होगा। लियोरा ने सोच समझकर सुझाव दिया। अगर बीच में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपने जो थोड़ी बहुत जानकारी दी है वो सच है, रेन की बात हो रही है तो लारिसा ने बीच में ही टोकते हुए मुस्कुराते हुए लूना को छोड़ दिया। क्यों न हम उससे सलाह लें कि हमें दूसरा जानवर कौन सा चुनना चाहिए। चुप रहो। लूना और लियोरा ने एक साथ टोकते हुए घबराकर चारों ओर देखा। दूसरे जानवर का नाम सुनते ही वे दोनों बेहद सतर्क हो गईं। क्या तुम पागल हो? लूना फुफकारते हुए बोली। तुम यहां उस बारे में बात नहीं कर सकते? किस बारे में? लारिसा ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए पूछा। हम तीनों कैसे हैं, इस बारे में। लियोरा ने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया जबकि लूना बेहोश होने वाली लग रही थी। ठीक है, ठीक है। जब लियोरा ने आखिरकार लारिसा को छोड़ा तो लारिसा हंस पड़ी। लेकिन मैं क्लास के बाद उससे पूछूंगी। अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। हम ऐसे ही नहीं कर सकते, लूना ने कहना शुरू किया। क्यों नहीं? लारिसा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अगर हम उससे सिर्फ सैद्धांतिक सवाल पूछे तो किसी को शक नहीं होगा। वैसे भी आजकल हर कोई रेन के पीछे पड़ा हुआ है। ये सच था। कक्षा में चारों ओर देखने पर कम से कम आधी कक्षा टैरो के करीब जाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके उस प्रकाशमान मित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा लारिसा ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ कहा, क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि कौन से जानवर आपके शक्तिशाली पहले जानवरों के पूरक हो सकते हैं? लूना और लियोरा ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर लालसा स्पष्ट झलक रही थी। ये तो बस सैद्धांतिक सवाल है, लूना ने धीरे से कहा, मानो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। पूरी तरह से अकादमिक, लियोरा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लारिसा मुस्कुराई। हालांकि टैरो पर सवालों की बौछार होते देख उसने आगे कहा, शायद हमें भीड़ के थोड़ा छटने का इंतजार करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई और हमारी अकादमिक थ्योरीज सुने। उसकी चचेरी बहनों ने जोर शोर से सिर हिलाया। हालांकि लारिसा ने गौर किया कि उनकी निगाहें कभी कभी टैरो के आसपास मौजूद समूह की ओर चली जाती थीं, जो स्पष्ट रूप से जवाब जानने के लिए उत्सुक थे। यह मजेदार होगा, उसने सोचा, जबकि उसकी खनिज परी धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी। यान की कक्षा की ओर चलते हुए हान ने टिप्पणी की, यह अजीब है। मैंने हमेशा सोचा था कि धूसर पंख, खैर आप जानते ही हैं। हारने वाले, टैरो ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। उसे अपने शुरुआती पूर्वाग्रह याद आ गए। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। हान ने शर्मिंदा होकर हाथ हिलाए। बस बात यह है कि कोई बात नहीं, टैरो हंसते हुए बोला। वहां पहुंचने से पहले मैंने भी यही सोचा था। पता चला कि ग्रे विंग मेरे लिए सबसे अच्छी चीज साबित हुई। सबसे अच्छा, मीरा पास आकर बोली, अभी भी अपनी नाक छुए हुए। खैर, उसने अलग अलग जानवरों और तेज साधना के बारे में झूठ तो नहीं बोला, लेकिन शायद अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मिन, टैरो ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मिन से मदद मांगूं? उसके जल सर्प में उपचार करने की क्षमता है और नज ने कहा कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। मीरा ने जल्दी से बात काटते हुए कहा। हालांकि टैरो ने गौर किया कि वह उससे नजरें मिलाने से बच रही थी। क्या दर्द नहीं हो रहा? हान मीरा की नाक को ध्यान से देखने के लिए झुका। उसकी आंखों में सच्ची चिंता झलक रही थी। उसके गंभीर चेहरे के बावजूद माथे पर शिकन लाने के उसके अंदाज में एक मासूमियत झलक रही थी। बस थोड़ा सा। मीरा ने पट्टी को ध्यान से छुआ। उसकी छोटी उंगलियां उसके किनारे पर फिर रही थीं। लेकिन मैं उस भूरे पंख के बारे में और जानना चाहती हूँ। टैरो, तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ और छात्र उत्सुकतावश पास आए। उनमें से अधिकांश ने छात्रावास के अन्य हिस्सों के बारे में कभी ज्यादा सोचा ही नहीं था। मेरे परिवार का टैरागन जिले में एक रेस्टोरेंट है, टैरो ने बताया। हम परिवार की एक छोटी शाखा है, लेकिन कारोबार अच्छा चल रहा है। टैरागोन, हान ने प्रभावित होकर सीटी बजाई। क्या यह वही परिवार है जिसके पास सबसे ज्यादा पृथ्वी नियंत्रक है? एक बहुत ही छोटी शाखा, टैरो ने जोर देकर कहा। इतनी छोटी कि मैं साल में सिर्फ एक बार ही वहां जाता था। मुझे वहां से सिर्फ भूरा अंडा ही मिला। जब उन्होंने मुझे भरिंग दिया तो मुझे लगा कि मेरा तो काम ही खत्म हो गया। लेकिन तुम गलत थे, मीरा मुस्कुराई। विकास करने वाले पहले तुम ही थे। रेन का शुक्रिया, तारों ने अपने आप ही कह दिया।
इसके अलावा अब वो भी कांस्य धातु का हो गया है। तो पीछे से किसी ने टिप्पणी की, रेन को गिनती में नहीं लिया जा सकता। किसी ने भी वास्तव में उसका विकास नहीं देखा है। ये सच है, एक और आवाज ने कहा। हमें बस इतना पता है कि उसके मशरूम थोड़े ज्यादा चमकते हैं। तारो के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे रेन के मशरूम का असली रूप याद आ गया था। अगर उन्हें इसके बारे में पता चल जाता तो। बात यह है, उन्होंने आगे कहा, कि ग्रेविंग आपकी क्षमता निर्धारित नहीं करता। मीरा, मैं तुम्हारी नाक से नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं मिन से आग्रह करता हूँ कि वह तुम्हारी मदद करे। अगर अभी नहीं तो क्लास के बाद वाले कमरे में रेन और लियू वहां होंगे। लियू का नाम सुनते ही मीरा तनाव में आ गई। बस, उसने धीरे से कहना शुरू किया, मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती, जो कुछ भी हो रहा है। कोई परेशानी? टैरो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मिन मदद करने में बहुत खुश होगी, असल में कोई परेशानी नहीं है। लारिसा, जो लूना और लियोरा के बीच हो रही बातचीत को देख रही थी, सहजता से पास आए। उसने बनावटी मासूमियत से टिप्पणी की, यह अजीब बात है कि कुछ दुर्घटनाएं कुछ असहज सवालों के ठीक बाद ही घटित हो जाती हैं। लूना ने उसे हल्के से कोहनी मारी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी झलक रही थी। कुछ नहीं, मीरा ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा। मैं बस फिसल गई और मेरी नाक पर चोट लग गई। ये गलियारे खतरनाक हो सकते हैं। लियोरा ने धीरे से टिप्पणी की, उसकी निगाहें मीरा से मिली, खासकर जब कुछ वयस्क बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। लारिसा ने कहा, उसका हमेशा का चंचल लहजा अब कुछ ज्यादा गंभीर हो गया था। टारो उन दोनों को देख रहा था। मीरा, जिसकी नाक पर पट्टी बंधी थी, और हान, दोनों अदृश्य बोझ ढोते हुए मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे थे।